ऑलराइट गाइस, सो बैक टू द लास्ट क्लास। बेटा हमारे काइनामेटिक्स की 2 क्लासेस हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को काइनामेटिक्स का लेक्चर दिया था। हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात करी थी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हिच इज रिटार्डेशन, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था हमने। ठीक है, आज हम कुछ पास पेपर क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। A walker leaves his house at 10 and walks towards a shopping center at a constant speed of 5 kilometers per hour. ठीक है। A cyclist leaves the same house 10 minutes later. He travels along the same road at a constant speed of 20 kilometers per hour until he reaches the shopping center, which is 6 kilometers from the house. The cyclist stops at the shopping center for 14 minutes. He then returns to the house along the same route at a constant speed of 20 kilometers per hour. अच्छा भाई, ये क्वेश्चन है आपका। The distance time graph for the walker is drawn below. वॉकर का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। On the same axis, draw the distance time graph for the cyclist. बेटा चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है आप लोग को। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोग से बेटा कि अगर वॉकर 10 बजे निकला है घर से और साइकिलिस्ट 10 मिनट बाद निकला है वॉकर के, तो साइकिलिस्ट घर से कितने बजे निकला होगा शॉपिंग सेंटर के लिए? 10:10 पे निकला होगा। वेरी गुड, 10:10 पे मैंने ये क्रॉस बना दिया। 10:10 पे साइकिलिस्ट निकले। अब साइकिलिस्ट जो है वो शॉपिंग सेंटर गया है, वो जो कि 6 किलोमीटर दूर है और उसकी स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर। बेटा स्पीड का क्या मतलब है कि वो 20 किलोमीटर कवर करेगा इन 60 मिनट्स, 1 घंटे में, 60 मिनट में। तो 6 किलोमीटर कवर करने में उसे कितनी देर लगेगी? मुझे नहीं पता, x मिनट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 20x is equal to 6 multiplied by 60 which is 360. X is equal to 360 divided by 20 which is 18. 18 मिनट्स लगेंगे। 10:10 पे शुरू हुआ है तो 10:28 पे 30 से 2 मिनट पहले 10:28 पे वो पहुंच गया शॉपिंग सेंटर। 14 मिनट्स उसने शॉपिंग सेंटर पे ही गुजारे हैं। 10:28 में अगर मैं 14 मिनट्स प्लस करूंगा तो 10:42 आ जाएगा। मतलब 10:42 तक वो शॉपिंग सेंटर पे ही था। 10:42 तक वो शॉपिंग सेंटर पे ही था और फिर वो सेम स्पीड से वापसी आया है। तो बच्चों अगर जाते हुए 18 मिनट लगे हैं तो वापसी आने में कितनी देर लगेगी? अगर 20 की स्पीड पे जाते हुए 18 मिनट्स लगे हैं, मैंने निकाले, तो वापसी में भी 18 मिनट्स लगेंगे। वेरी गुड बेटा। तो 10:42 में जब 18 मिनट प्लस करूंगा तो 11 बज जाएंगे। टेन फोर्टी टू में जब मैं 11 मिनट प्लस करूंगा तो 18 मिनट प्लस करूंगा तो 11 बज जाएंगे। ये बन गया स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द साइक्लिस्ट। पूरे मार्क्स मिल गए। 3 मार्क का सवाल था यार ये। यूजिंग द ग्राफ्स, ग्राफ बन गया। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द टाइम व्हेन द साइक्लिस्ट ऑन हिज रिटर्न जर्नी मीट्स द वॉकर। वापसी जब साइक्लिस्ट घर आ रहा है तो वो वॉकर से कितने बजे मिला है? 10:48, 2 मिनट पहले 10:50 के। The distance from the house when this meeting take place. 4 किलोमीटर डिस्टेंस था, 4 किलोमीटर दूर था भाई घर से। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया बेटा। 5 मार्क का। पहले में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, दूसरे में टाइम देख के बताया कब वापसी मिले और उसका डिस्टेंस कितना था वो बताया। बेटा सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. The diagram is the speed time graph for the first 20 seconds of a cyclist journey. The diagram is the speed time graph for the first 20 seconds of the cyclist journey. Calculate the distance traveled in the first 16 seconds. Part A. First 16 seconds. बेटा स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या निकालना होगा, याद है किसी बच्चे को? हम स्पीड टाइम ग्राफ में क्या निकालेंगे कि डिस्टेंस है? हम स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकालेंगे बेटा. फॉर्मूला नहीं पूछा आपसे. ग्राफ की मदद से कैसे निकालूंगा? जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकालूंगा तो डिस्टेंस आएगा और ग्रेडियंट निकालूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा. ये बताया था बेटा क्लास में. तो अभी अगर आपसे डिस्टेंस मांगा है मतलब आप लोग को एरिया निकालना है फॉर द फर्स्ट 16 सेकेंड्स. बेटा एरिया निकालने के लिए मैंने क्या चीज सिखाई थी? जहां पर लाइन चेंज हो रही हो वहां पर शेप बना देंगे. मतलब पहला शेप यहां बनेगा, ये हो गया एरिया 1. फिर 16 पे यहां पर हो जाएगा एरिया 2. एरिया 1 क्या है बेटा? एरिया 1 का शेप है ट्राइंगल जिसकी बेस 8 है और हाइट कितनी है बेटा? हाइट है 9. 8 और 10 के बीच में आ रहा है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया 2 क्या है बेटा? एरिया 2 है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? 16 से 8 में 8 होगी और ब्रेथ 9 होगी. 8 मल्टीप्लाई बाय 9. 2 1s are 2 4s are 4 9s are 36. 8 9s are 72. 36 plus 72 is 108. पहले पार्ट का आंसर आ गया 108 मीटर्स. पार्ट बी पे आते हैं. बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन टाइम इज 18. अच्छा व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट वो लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए वहां से. कर्व को एक पॉइंट पे टच करे. कहाँ टच करनी चाहिए? जब टाइम 18 हो. तो आप लोग ऐसा टेंजेंट बनाएंगे बेटा जो 18 पे कर्व को टच करे. टेंजेंट वो लाइन है बेटा जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करे. ठीक है. अब बेटा इस लाइन का जब आप ग्रेडियंट निकालोगे ना, क्योंकि आपसे क्या मांगी हुई? एक्सेलरेशन मांगी हुई. एक्सेलरेशन कब आती है स्पीड टाइम ग्राफ में? जब ग्रेडियंट निकालना हो. ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का निकाला जाता है. तभी एग्जामिनर ने आपको बोला टेंजेंट बनाए. एग्जामिनर ने आपको टेंजेंट बनाने का क्यों बोला है बेटा? ताकि आप लोग इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकें. तो अब आप लोग इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स लेके उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे. बेटा एक पॉइंट तो आप वही लेंगे जो एग्जामिनर ने आपको बोला है 18. एक पॉइंट होगा 18, 10. यार एक बार फिर से टेंजेंट बना देते हैं. हाँ. कर्व लाइन पे 18 पे कट हो जाए.
तो ये जो पॉइंट है आपका ये हो गया एक 18,10। और इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, आप लोग की मर्जी है। ये एक पॉइंट आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 14,7, 6 और 8 के बीच में। आपने टेंजेंट बना लिया बेटा। टेंजेंट बनाने के बाद आप इसका ग्रेडियंट निकाल लो। बच्चों ग्रेडियंट कैसा आएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। 7 से 10 पे जाना है तो चेंज इन वाई कितना होगा बच्चों, 3 होगा। 7 से अगर मुझे 10 पे जाना है तो चेंज इन वाई 3 होगा। और 14 से 18 पे जाना है तो चेंज इन एक्स 4 होगा। ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, 3/4। 3/4 होता है बेटा 0.75। बेटा फिर से बता रहा हूं, आपको एग्जामिनर बोला टेंजेंट बनाओ और फिर एक्सेलरेशन बताओ। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कब आती है, जब ग्रेडियंट निकला हुआ हो। यहाँ पे कर्व बना हुआ है, कर्व का ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते हम लोग, लाइन का ग्रेडियंट निकलता है। तभी एग्जामिनर बोला टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट कैसे बनेगा बेटा, जो पॉइंट दिया हुआ है लाइन उस पॉइंट से पास करके आगे चली जाए। फिर इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लेके ग्रेडियंट निकाल लेंगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। On the grid in the answer space, sketch the distance time graph for the first 16 seconds of the cyclist journey. बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया भाई, फर्स्ट 16 सेकंड्स की बात हो रही है। नहीं बेटा, अगर आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये तो कर्व को कट कर देगा। कर्व को कट नहीं कर सकते। अगर ये कर्व है और मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट इस तरह होगा कि वो सिर्फ कर्व से एक पॉइंट पे टच होके पास हो जाएगा। ऐसे कट नहीं कर सकता कर्व को। समझ रहे हो बात, उसी स्पेसिफिक पॉइंट से टच होके पास हो जाए बस, इसे टेंजेंट बोलते हैं। अब बेटा अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो मैंने आप लोग को बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा 0 पे 0। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 होगा। लेकिन इसका आंसर हर बच्चे का डिफरेंट आएगा। जी बेटा इसमें आंसर डिफरेंट आएगा। इसमें आपको मार्किंग स्कीम में रेंज दी हुई होगी एक, कि इसके बीच में अगर आंसर जैसे 0.7 से 0.9 लिखा हुआ होगा कि अगर इसके बीच में आंसर आ रहा है तो सही है। एक रेंज के बीच में अगर आप लोग का आंसर आ रहा होगा तो वो सही होगा। ठीक है, बच्चों का आपस में डिफरेंट हो सकता है इसमें आंसर। तो जब टाइम 0 है बेटा डिस्टेंस भी 0 होगा। फिर 8 सेकंड बाद आपने डिस्टेंस निकाला तो 36 आया था इस ट्राइंगल का आंसर। 8 पे आ गया था 36 और 16 सेकंड बाद आ गया था 108। बेटा 0 पे 0 होगा, 8 पे होगा 36 मतलब 40 के नीचे, और 16 पे है 108। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी, अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, क्या यहां पर मैं लाइंस को ज्वाइन करूंगा अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो? किसी बच्चे को ये याद है, लेक्चर में बताया था कि जब स्पीड इंक्रीजिंग होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो क्या बनेगा, कर्व होगा नीचे से ऊपर इस तरह, याद आया, नीचे से ऊपर। और जब स्पीड कांस्टेंट है बेटा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब स्पीड कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 2 मार्क मिल गए। बेटा कोई सवाल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। बेटा सब जवाब दे दें।
कौन सा पार्ट बेटा ये बात? बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना था ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे 0 होगा। जब आप निकलोगे घर से, टाइम 0, डिस्टेंस 0। 8 सेकंड बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने निकाला हुआ पार्ट ए में। 8 सेकंड बाद आपने डिस्टेंस कवर किया 36, और 16 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस हो गया था बेटा? 108 हो गया था। ये आ गए पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ पे मार्क कर लिया, 0,0, 8 पे 36, 16 पे 108। पहले 8 सेकंड में स्पीड इंक्रीज हो रही थी और फिर कांस्टेंट थी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो ग्राफ नीचे से ऊपर आएगा, कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है? बहुत फोकस के साथ सुनिएगा, मैं बहुत स्लोली समझाऊंगा ब्रेक कर करके, लेकिन अच्छे से समझिएगा, थोड़ा मुश्किल सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ of part of the car's journey. From time 0 to time 20, the car moves with a constant acceleration. ठीक है? From time 20 to time 60, the car moves with a constant speed of u meters per second. Constant speed पे जा रहा है. When time is 20, the car has traveled d meters from the start. Find the value of t when the car has traveled 2d meters from the start. सवाल को थोड़ा ब्रेक करते हैं। एग्जामिनर बोल रहा है जब टाइम 20 सेकंड्स हो गया था तो डी मीटर्स कवर कर लिया है। तो अगर मैं इस शेप का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, वो डिस्टेंस डी के बराबर होगा। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो बेटा इस ट्राइंगल की बेस 20 और हाइट यू है, तो हाफ इंटू बेस विच इज 20 इंटू हाइट विच इज यू, तो ये आ जाएगा 10u। 2 1s are 2 10s are, मतलब 10u जो है वो d मीटर्स के बराबर है। बच्चों अगर d मीटर्स 10u के बराबर है तो 2d मीटर्स किसके बराबर होगा? अगर 10u d मीटर्स के बराबर है तो 2d मीटर्स बराबर होगा 20u के। 20u कवर करने में क्या टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, ये बताना है। अब यहां पर 10u कवर हो गया। अच्छा आगे 10u और कवर करना है, आगे मुझे 10u और कवर करना है ताकि टोटल 20u हो जाए। अब अगर टाइम 40 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये लेंथ 20 होती और ब्रेथ u होती, तो ये पूरा 20u आ जाता। लेकिन मुझे तो ये 10u चाहिए ना। अगर मुझे ये 10u चाहिए मतलब ये आंसर 40 से पहले कहीं होगा, 20 के बाद और 40 से पहले कहीं आंसर होगा। ये टाइम है जो मुझे नहीं पता, ये 10u होगा डिस्टेंस। अब जब ये 10u बन रहा है एरिया, तो टाइम क्या आ रहा है, एग्जामिनर ने मुझसे ये पूछा है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इसको 10u के बराबर करूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। अब बच्चों मेरा आप लोग से एक सवाल है, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं तो ये लेंथ कितनी होगी, कोई मुझे बता सकता है ये लेंथ कितनी होगी? नहीं बेटा ईशा, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, गलत जवाब। ये लेंथ अभी कितनी है, अगर यहाँ पर टी लिखा हुआ है तो ये लेंथ कितनी है? वेरी गुड बेटा, 7 ये लेंथ है t-20। अगर मैं आपसे ये लेंथ पूछता अभी तो आप लोग सब 20 बोलते कि सर 60 माइनस 40, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं। तो अगर मैं आपसे इसकी लेंथ पूछ रहा हूँ तो आप लोगों को क्या बोलना चाहिए सर? t-20। 20 माइनस टी भी गलत होगा बेटा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू t-20। इसकी लेंथ होगी t-20। इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, आंसर आना चाहिए 10u। इसकी लेंथ t-20 है और ब्रेथ है u, ये ब्रेथ u है और लेंथ है t-20। बच्चों u यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो t-20
is equal to 10u upon u और u cancel, t minus 20 is equal to 10, t is equal to 30. जब टाइम 30 होगा तो 2d मीटर्स कवर हो जाएंगे। बेटा 1 मिनट दे रहा हूं, पूरी वर्किंग फिर से देखें। पहले d निकाला, फिर 2d करा, फिर रेक्टेंगल बनाया और उसका एरिया निकाला और आंसर आया। कोई चीज समझ नहीं आया बेटा पूछ लें चैट बॉक्स में। बेटा मुश्किल सवाल है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों। एग्जामिनर ने बोला था कि जब टाइम 20 हुआ तो d मीटर्स कवर कर लिया है। तो पहले मैंने इसका डिस्टेंस निकाला, तो इसका डिस्टेंस आया ट्राइंगल का एरिया निकाल के 10u के d में अगर 10u कवर हो रहा है, बोला 20 सेकंड बाद d मीटर है ना, तो d मीटर 10u के बराबर हुआ। तो 2d किसके बराबर होगा? 2d बराबर हो जाएगा 20u के। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कितने टाइम में 20u कवर होगा। 20u अगर मुझे स्टार्ट से कवर करना है, मैं 10u तो कवर कर चुका हूं ना यहाँ पे, मतलब मुझे 10u और कवर करना है, जिसपे जो टाइम है वो मुझे नहीं पता। तो मैंने आगे देखा ये शेप बन रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कैसे आई बेटा? लेंथ होगी t माइनस 20। इसकी लेंथ 20 होगी ना बेटा, 60 माइनस 40। तो इसकी लेंथ क्या होगी? t माइनस 20 होगी। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करा, और ब्रेथ u है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर भी 10u आना चाहिए। और फिर इसे सॉल्व करा, u यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड, u कैंसिल हो गया, 20 यहाँ माइनस हो रहा था, वहां जाके प्लस, 10 प्लस 20 इज 30। 10 प्लस 20 इज 30। अब पार्ट बी करते हैं, मेन इसका पार्ट बी है। At time 60 the car slows down with a constant deceleration। बेटा डिसेलेरेट हो रही है, स्पीड कम हो रही होगी। The deceleration is half of the acceleration। एक्सेलरेशन का जो हाफ है वो डिसेलेरेशन है। एक्सेलरेशन का जो हाफ है वो डिसेलेरेशन है, ठीक है भाई। During this period of deceleration, calculate the value of t when the car has a speed of u upon 4 meters per second। ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बताएं, अगर डिसेलेरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की आधी है, मतलब जितनी तेजी से स्पीड बढ़ी है उसकी उससे डबल टाइम में स्पीड कम होगी ना। अगर एक्सेलरेशन हाफ है, अगर एक्सेलरेशन हाफ है, अगर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का हाफ है, तो अगर यू तक पहुंचने में बेटा 20 सेकंड लगे हैं, तो वापस यू से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? वापस स्पीड को जीरो पे आने में कितना टाइम लगेगा? नहीं बेटा अहमद, एक्सेलरेशन का आधा डिसेलरेशन है, तो 40 सेकंड लगेंगे। वेरी गुड बेटा। अगर यू तक पहुंचने में 20 सेकंड लगे हैं, तो वापसी जीरो पे आने पे डबल टाइम लगेगा, 40 सेकंड लगेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का हाफ है, तो डबल टाइम लगेगा ना। ये बात पूछनी थी, ये बात समझाने के लिए बताइए आप लोगों को। अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द डिसेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन कितनी हुई है? एक्सेलरेशन कैसे आएगी? बेटा 20 टाइम का आधा नहीं करना, एक्सेलरेशन आधी हो रही है ना, मतलब जितनी देर जाने में लगी उसकी डबल आने में लगेगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन की आधी है।
तो मुझे निकालना है इसका ग्रेडियंट इस लाइन का, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो इस लाइन का चेंज इन वाई जो है वो u है, और चेंज इन x जो है वो 20 है। चेंज इन वाई u है, चेंज इन x 20 है। मतलब एक्सेलरेशन जो आ रही है वो आ रही है u अपॉन 20। और एग्जामिनर ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन का हाफ डीसेलेरेशन है। तो जब मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय u अपॉन 20 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी डीसेलेरेशन। डीसेलेरेशन कितनी आ रही है बेटा? डीसेलेरेशन मेरे पास आ रही है u अपॉन 40। डीसेलेरेशन मेरे पास आ रही है u अपॉन 40। एक्सेलरेशन का हाफ डीसेलेरेशन है। एक्सेलरेशन निकालिए, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स किया, u अपॉन 20 आया बेटा। u अपॉन 20 का आधा क्या? तो u अपॉन 40 आ गया। मतलब डीसेलेरेशन जो है वो u अपॉन 40 है। अब बच्चों मेरा आप लोग से एक सवाल है, अगर इस लाइन की डीसेलेरेशन u अपॉन 40 है तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? क्या कोई बच्चा मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट बता सकता है? इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। हिंट दे रहा हूं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ग्रेडियंट क्या होगा? वेरी गुड हसनैन, ग्रेडियंट होगा माइनस यू अपॉन 40। अगर मैं आपको ग्राफ से भी दिखाऊं, चेंज इन y माइनस यू, चेंज इन x 40। अगर डीसेलेरेशन जो है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, आप लोग को मैंने क्लास में बताया था कि अगर एग्जामिनर आपसे डीसेलेरेशन मांगेगा तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, आपको माइनस साइन को इग्नोर करना होगा। अगर एग्जामिनर डीसेलेरेशन मांगेगा तो आप माइनस साइन को इग्नोर कर रहे होंगे। मतलब इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो है माइनस यू अपॉन 40। वो क्या है? माइनस यू अपॉन 40। अब सवाल सॉल्व कर सकता हूं मैं। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि टाइम बताओ जब स्पीड u अपॉन 4 है। 1/4u। बेटा 1/4 को अगर मैं 0.25 लिख लूं तो कोई मसला तो नहीं है? अगर मैं 1/4 को 0.25 लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है? अगर यहाँ पर u है तो 0.25u कहीं यहाँ पर होगा नीचे, कहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं एक ऐसे ही रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर 0.25u इधर है, 0.25u इधर है, यहाँ पर जो टाइम है वो मुझे नहीं पता, ये पॉइंट है इसका। और यहाँ इनिशियल पॉइंट क्या है? ये है 60, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का बच्चों ग्रेडियंट निकालता हूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकालता हूं तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए? अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकालता हूं तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? माइनस यू अपॉन 40 की होना चाहिए ना बराबर। ये आपको हिंट इसलिए दी हुई थी ताकि आप इसका ग्रेडियंट फिगर आउट कर लो और फिर इन पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकाल के इससे इक्वेट कर दो। मतलब अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालने बैठता हूं, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 0.25u माइनस u 0.25u माइनस u y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 t माइनस 60। अगर मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल रहा हूं तो वो ग्रेडियंट किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? वो ग्रेडियंट होना चाहिए माइनस यू अपॉन 40 के बराबर। 0.25 minus 1u, 0.25u minus 1u is minus 0.75u upon t minus 60 is equal to minus u upon 40। बेटा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये u यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो ये u और u भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या? 0.75
अपॉन टी माइनस 60 इज इक्वल टू 1/40। बेटा इक्वल टू में फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा किसी बच्चे को ये बात पता है कि 0.75 फ्रैक्शन में कितना होगा? 3/4 होगा। तो जब मैं 3/4 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1s are 4 10s are हो जाएगा, 3 10s are 30, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इज 30। टी माइनस 60 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सेम ही आएगा, टी माइनस 60। 60 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 60 इज 90। टी 90 आ गया बेटा, 90 सेकेंड्स। बच्चों मुश्किल सवाल था, मैं फिर से एक और दफा पहले रिपीट कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए। और बेटा क्लास के बाद लीव नहीं करिएगा, मुझे डिस्कशन करना है आप लोग से। प्लीज क्लास लीव नहीं करिएगा। जब टाइम 60 था, ऐसा ही हसन, जब टाइम 60 था तो गाड़ी स्लो होना शुरू हुई। डीसेलेरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की आधी है, मतलब जितना टाइम स्पीड को पहुंचने में लग रहा था उससे डबल कम होने में लगेगा। तो 20 सेकंड यू तक पहुंचने में लगे तो 40 सेकंड कम होने में लगेंगे। पहले मैंने ये फिगर आउट किया। फिर मुझे बोला था कि डीसेलेरेशन अगर एक्सेलरेशन की हाफ है तो मैंने उसकी वर्किंग करी। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज डीसेलेरेशन। एक्सेलरेशन निकालिए इस लाइन की, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यू अपॉन 20 आया। उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास डीसेलेरेशन आ गई। बेटा डीसेलेरेशन में ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब इस लाइन का ग्रेडियंट -u/40 है। अब एग्जामिनर बोल रहा है टाइम बताओ जब स्पीड u/4 हो, मतलब 0.25 हो। तो मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया 60, अगर मैं चाहता तो मैं ये वाला पॉइंट ले सकता था 100, मेरी मर्जी है। किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट निकालूंगा यहाँ पे, आंसर क्या आएगा? आंसर जो है वो -u/40 के बराबर ही होगा। मैंने ये दो पॉइंट्स लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट निकाला और इस ग्रेडियंट से इक्वेट कर दिया, और फिर मैंने नॉर्मल सॉल्विंग करी है बेटा। 0.25 माइनस 1 इज -0.75, माइनस माइनस कैंसिल, यू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। आज हमने 3 सवाल डिस्कस करें बेटा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले काइनेमेटिक्स फिर से रिवाइज करना है और ये 3 सवाल गो थ्रू करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और